हम पढ़ रहे थे वाटर रिलेशन, और वाटर रिलेशन में लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। आज के सेशन में हम बात करेंगे वॉल प्रेशर के बारे में, टर्गर प्रेशर के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और उसके साथ साथ डीपीडी के बारे में। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल चीजें, बहुत ही सिंपल वे के अंदर, और ये चीजें काम आती हैं अपने एग्जाम्स में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर के बारे में। टर्गर प्रेशर लास्ट लेक्चर के सबसे लास्ट पार्ट से जब हमने एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस वाला कॉन्सेप्ट समझा था, तो वहां हमने एक्सोस्मोसिस में यह देखा था कि जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद उस सेल से प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। जब कभी भी प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है तो ये सेल कुछ ऐसी दिखती है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया। एक बात मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर का ही दूसरा नाम है प्रेशर पोटेंशियल, इसी को कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। इसको लिखते हैं साई पी से, साई पी का मतलब हो गया प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज एक सेल है। अभी मैं आपको एक और पहले एक्सप्लेन कर देता हूं चीज। एक सेल है और मान लीजिए ये सेल की नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस जगह पे है। चलिए बड़ा सा अच्छा डायग्राम बना के बताता हूं आपको मैं। लेट सपोज कि ये सेल की सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सिंपल सा, आप ध्यान रखिएगा। ये सेल वॉल है। इस सेल वॉल के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की ओरिजिनल पोजीशन ये है, ये है सेल की ओरिजिनल पोजीशन। और अब यदि ये सेल की मेम्ब्रेन इस डायरेक्शन में एक्सपांड होती है, इस डायरेक्शन में, जो कि कब होगा? ज्यादा वाटर अंदर जाने की वजह से। वाटर अंदर जाएगा तो मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सपांड होगी। जब भी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सपांड होगी तो पॉजिटिव टर्म्स में टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल काम करेगा। जब कभी भी मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सपांड होगी तो टर्गर प्रेशर की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आएगी, ये याद रखिएगा। अब दूसरी चीज, जब कभी भी मेम्ब्रेन अपनी जगह पे है, ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो टर्गर प्रेशर है वो जीरो होगा। टर्गर प्रेशर जीरो जब मेम्ब्रेन अपनी पोजीशन पे है। और इसके उल्टे में जब कभी भी अंदर की तरफ मेम्ब्रेन श्रिंक होती है, अंदर की तरफ, तो टर्गर प्रेशर की वैल्यू जो है वो आती है आपकी नेगेटिव में। टर्गर प्रेशर कैसा आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है चीज, समझ में आई आपको? ये याद रखना। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कोकोनट वाटर पीते हैं, तो उसकी जो एक स्ट्रॉ होती है, जो प्लास्टिक की पतली सी पाइप होती है, स्ट्रॉ, उस स्ट्रॉ का एग्जांपल लेके समझिए। यदि हम उस स्ट्रॉ में जोर से फूंक मारे, एयर ब्लो करे, तो जोर से फूंक मारने से वो जो स्ट्रॉ है उसकी वॉल बाहर की तरफ एक्सपांड होगी। दैट प्रेशर इज नोन एज पॉजिटिव। समझ में आया? जब कोल्ड ड्रिंक पीने वाली स्ट्रॉ के अंदर हम एयर ब्लो करेंगे तो वो बाहर की तरफ एक्सपांड होगी। दैट प्रेशर इज पॉजिटिव प्रेशर। जब हम उसी स्ट्रॉ से जोर से सक करेंगे तो वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएगी, वो प्रेशर नेगेटिव होता है। और जब कुछ नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन में है वो वॉल, तो वो जीरो होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट प्रेशर का। टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल कब जीरो होगा? जब मेम्ब्रेन अपनी पोजीशन में होगी, जब वॉल कोई प्रेशर फील नहीं करेगी।
पॉजिटिव कब होगा? जब मेम्ब्रेन बाहर की तरफ एक्सपांड करेगी तो जो सेल वॉल है वो बाहर की तरफ प्रेशर फील करेगी। और नेगेटिव कब होगा? जब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ श्रिंक होगी और वॉल जो है वो भी खिंचाव एक तरीके का महसूस करेगी, तो वो नेगेटिव होगा। अब हम आते हैं टर्गर प्रेशर के ऊपर। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेल है और वह सेल प्लाज्मोलाइज्ड है। ये सेल की वॉल हो गई और जो प्रोटोप्लाज्म है वो ऐसे श्रिंक हो गया था, इस तरीके से श्रिंक। जब श्रिंक हो गया ये प्रोटोप्लाज्म तो इधर की साइड में ही तो गया ना, पहले तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में था लेकिन अब थोड़ा अंदर की साइड में चला गया, तो इस सेल में नेगेटिव टर्गर प्रेशर काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। कौन से में? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो इसके कारण अब वाटर अंदर जाएगा, एंडोस्मोसिस होगी ना। एंडोस्मोसिस होगी। जब एंडोस्मोसिस होगी तो ये सेल का प्रोटोप्लाज्म है वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा तो ये सेल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी, जैसे पहले थी। ये अभी नॉर्मल कंडीशन है, ये है नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन। जब तक सेल अपनी नॉर्मल कंडीशन में है तब तक वॉल कोई भी टाइप का प्रेशर फील नहीं कर रही, इसकी वॉल के ऊपर कोई प्रेशर अभी नहीं लग रहा है। हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंटली इसको कंटिन्यूअसली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो अभी भी एंडोस्मोसिस हो रही है। जब लगातार एंडोस्मोसिस चलती रहेगी तो अब क्या होगा? अब ये मेम्ब्रेन और ज्यादा एक्सपांड होगी और ज्यादा एक्सपांड होगी तो ये वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ये इधर की तरफ प्रोटोप्लाज्म इधर इधर और इधर एक्सपांड हो रहा है, प्रोटोप्लाज्म फैल रहा है। जब वाटर अंदर एंटर करेगा तो वाटर के अंदर जाने से प्रोटोप्लाज्म है वो फैलता रहेगा। प्रोटोप्लाज्म फैलेगा तो उसके कारण ये वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा। आप एक सिंपल सी चीज सोचिए कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है। इस कमरे के अंदर एक बड़ा सा रबर का बैलून लेके आए, गेट है वहां पर उसका माउथ रख दे और उसके अंदर गेट के बाहर से हवा भरनी चालू करे। जैसे जैसे कमरे के अंदर रबर के बैलून में हवा भरेगी तो रबर का बैलून ऐसे बाहर की तरफ फैलेगा। जब तक वो कमरे की दीवार को टच नहीं करता तब तक तो दीवार पे कोई प्रेशर नहीं लगेगा। जब एक बार उसने पूरे कमरे की दीवारों को टच करना चालू किया फिर भी हम उसमें हवा भर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? वो रबर का बैलून कमरे की दीवार के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। एक्सपांडिंग प्रोटोप्लाज्म जब वॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब ये जो टर्गर प्रेशर है इसके अपोजिट वॉल क्या करेगी? अपोजिट डायरेक्शन में बराबर प्रेशर लगाएगी। ये तो सिंपल सा फिजिक्स का लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना आप दीवार को धक्का मारोगे दीवार भी आपको उतना ही धक्का मार रही है। आपका धक्के का अगर जोर ज्यादा हुआ तो दीवार गिर जाएगी, और जब तक आपके धक्के का जोर इतना नहीं होगा दीवार अपनी जगह पे रहेगी। इसका मतलब कि हमें यहां पर दो डायरेक्शन में दो सिंपल प्रेशर समझने हैं। लेट सपोज कि ये है सेल वॉल एंड लेट सपोज कि ये दूसरी है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। तो हमें क्या समझना है? जब एंडोस्मोसिस होती है तो
प्रोटोप्लाज्म इस डायरेक्शन के अंदर एक्सपांड होता है, और जब प्रोटोप्लाज्म इस डायरेक्शन में एक्सपांड होता है तो इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर। एक्सपांडिंग प्रोटोप्लाज्म exerts an pressure on the cell wall from inner side, this is known as टर्गर प्रेशर। और इसके अपोजिट में the wall oppose the टर्गर प्रेशर, वॉल क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करती है, इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर। डायरेक्शन देखो, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों सेम होते हैं, सेम मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, बट वॉल प्रेशर अलग डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हम इसको माइनस में लिख देते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, माइनस का जो प्रेशर है वह प्रेशर कुछ कंडीशंस में लगता है, जैसे सोल्यूट पोटेंशियल है वो माइनस में होता है, जैसे अंदर की तरफ सिकुड़ने लगे तो माइनस में आता है। वॉल प्रेशर जो है वो भी पॉजिटिव है बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए यहां पे नेगेटिव लिखा। अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर या सोल्यूट पोटेंशियल एटसेट्रा जो है, इनकी क्या यूनिट होती है, इनको कैलकुलेट करते हैं हम बार्स में, इनको कैलकुलेट करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, इनको कैलकुलेट करते हैं मेगा पास्कल के अंदर। एक बार के बराबर ऑलमोस्ट 1 मेगा पास्कल होता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारे पास में रिगार्डिंग टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। एक सेल लेनी है जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो, लाइक दिस, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। इस सेल को रखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रहेगी तो बाहर की तरफ एक्सपांड होगी, जब तक ये अपनी वॉल को अंदर से टच नहीं करती, वॉल को कोई प्रेशर नहीं लगता। जब ये टच करने लगती है तो वॉल को प्रेशर फील होता है, दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। और टर्गर प्रेशर को अपोज करने के लिए वॉल एक प्रेशर लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का, उसे कहते हैं वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर दोनों ही दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, बट दोनों की अपोजिट जो है डायरेक्शन होती है, और इसकी जो यूनिट्स होती है वो बार, एटमॉस्फेयर या मेगा पास्कल। लेट्स से कि अपन कह सकते हैं 5 बार, 10 बार, 12 बार, इस तरीके से। अब मैं आपको जो लिखवा रहा हूं वो आप लिखिए। हाँ, एक और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल लेना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो शुरुआत नॉर्मल सेल से भी कर सकते हो, बट ना नॉर्मल सेल से शुरुआत तो कर सकते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें प्लाज्मोलाइसिस हुई थी अभी, तो अपने को थोड़ी बेटर कंडीशन समझ में आ जाएगी, इसलिए हमने यहाँ प्लाज्मोलाइज्ड सेल ली है। अब लिखिए जैसा मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए व्हेन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल, व्हेन ए प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड in a hypotonic solution endosmosis occurs। when a plasmolysed cell is placed in hypotonic solution endosmosis occurs। next point, due to the entry of water, due to the entry of water into protoplasm, due to the entry of water into protoplasm, it gets expanded, it gets expanded। next point, up to its original size the wall does not feel any pressure, up to its original size the wall does not feel any pressure, wall does not feel any pressure। next point, since water is continue to enter, since water is continue to enter the cell, so under such conditions, so under such conditions expanding protoplasm exert a pressure on cell wall, expanding protoplasm exert a pressure on cell wall। next point,
दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वाटर की वजह से है ना, इसलिए बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक। दिस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, this hydrostatic pressure is known as Turger pressure, is known as Turger pressure. Next point, Turger pressure can be generated only in closed system. अब ये समझिए क्लोज्ड सिस्टम का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप एनिमल सेल को लेते हैं, एनिमल सेल के बाहर तो सेल वॉल नहीं है। जब एनिमल सेल के अंदर पानी जाएगा तो वो बाहर एक्सपांड करेगी। अब वो बाहर एक्सपांड करेगी तो वो प्रेशर किस पे लगाएगी? टर्गर प्रेशर का मतलब है प्रोटोप्लाज्म का वॉल पर प्रेशर। अब वॉल ही नहीं होगी तो प्रेशर कहां से लगेगा? इसलिए टर्गर प्रेशर खाली प्लांट सेल में होता है, या अपन बैक्टीरियल सेल, ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल होती है। टर्गर प्रेशर क्लोज्ड सिस्टम में जनरेट होता है। ऐसी सेल जिसमें वॉल प्रेजेंट होती है उसको क्लोज्ड सिस्टम बोला गया है। क्लोज्ड सिस्टम यहां पे थर्मोडायनेमिक्स वाला ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम की बात नहीं हो रही है, यहां पे नॉर्मल बात हो रही है। ऐसी सेल जिसमें सेल वॉल होती है उसमें ही टर्गर प्रेशर लग सकता है। क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन है एक्सपांडिंग प्रोटोप्लाज्म का वॉल पर प्रेशर। वॉल होगी तभी तो वो प्रेशर होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट, टर्गर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की एंट्री। जितना ज्यादा वाटर एंटर होगा उतना ज्यादा एक्सपांड होगी, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब यहां पर हमने एक बात करी कि वाटर अंदर जा रहा है। वाटर अंदर क्यों जा रहा है? क्योंकि वाटर बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। यदि बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तो वाटर अंदर नहीं जाएगा ना। यानी सॉल्यूट यदि बढ़ जाए, जैसे जैसे सॉल्यूट बढ़ेगा वाटर की एंट्री कम होगी, और वाटर की एंट्री कम होगी तो आप खुद सोचो कि वाटर एंटर कम होगा तो टर्गर प्रेशर कम बनेगा। सो ये आप दो रिलेशंस हैं, साइड में वो भी लिखें। नेक्स्ट, टर्गर प्रेशर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। टर्गर प्रेशर is absent in animal cell. When the plant cell is dehydrated, जब प्लांट सेल में से पानी निकल जाता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है। और मैंने कहा जब पानी निकलेगा तो जो मेम्ब्रेन होगी वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी ना, तो नेगेटिव प्रेशर आएगा। When the plant cell becomes dehydrated, negative turgor pressure generated, नेगेटिव टर्गर प्रेशर जनरेटेड, अंदर की तरफ जाएगी तो नेगेटिव टर्गर प्रेशर जनरेट होगा। नेगेटिव टर्गर प्रेशर जनरेटेड। देखो एक अपरेटस है, माइक्रो मैनोमीटर बोलते हैं इसको, माइक्रो मैनोमीटर। इस माइक्रो मैनोमीटर के अंदर नापते हैं अपन कि भाई टर्गर प्रेशर की वैल्यू क्या है, कैसे है। Micromanometer is used to calculate the turgor pressure. Used to calculate the turgor pressure. अच्छा, अब टर्गर प्रेशर है वो क्या काम आता है आप सोच के देखो। मान लीजिए कि एक लीफ है और इस लीफ की सारी सेल्स, जैसे ये सेल्स की बनी हुई है बहुत सारी, यदि इस लीफ की सारी सेल्स सिकुड़ जाए तो लीफ भी सिकुड़ जाएगी ना। और यदि लीफ की सारी सेल अच्छे तरीके से टर्जिड हो जाए तो लीफ एक्सपांड हो जाएगी। तो टर्गर प्रेशर क्या करता है? टर्गर प्रेशर सेल को अंदर से एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है।
टर्गर प्रेशर की वजह से सेल अपने टर्जिड कंडीशन में रहती है, एक्सपांडेड कंडीशन में रहती है, तो उसकी वजह से ये लीफ है या कोई ऑर्गन है वो भी एक्सपांडेड रहेगा। लिखिए आप, इट कीप्स द सेल एंड अदर ऑर्गेनिल्स, इट कीप्स द सेल एंड अदर organelles is stressed, ये स्ट्रेच्ड रखती है सारे ऑर्गेनिल्स को और सेल को। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द प्लांट। सॉफ्ट टिश्यूज में यही सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, अंदर से जितना भरा हुआ रहेगा ना उतना ज्यादा सपोर्ट होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई गत्ते का कार्टून है जिसमें यूजुअली टीवी फ्रिज वगैरह पैक होके आते हैं ना, वो ब्राउन कलर का सा कार्टून है। अगर हम इस कार्टून के अंदर एकदम टाइट भरे हुए, हवा से भरे हुए बैलून रख दें तो अंदर से इसको सपोर्ट मिलेगा, और अगर इसमें थोड़े कम टर्जिड टाइप के बैलून रखें तो अंदर से सपोर्ट कम मिलेगा ना। तो जब सेल के अंदर का प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ रहेगा, टाइट रहेगा, तो सेल को इंटरनली सपोर्ट मिलेगा। वही सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, इट कीप्स द लीफ फुल्ली एक्सपांडेड, इट कीप्स द लीफ फुल्ली एक्सपांडेड। बस ये हो गया टर्गर प्रेशर का यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वॉल प्रेशर के बारे में। वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर के अंदर क्या होता है देखिए, इन केस ऑफ वॉल प्रेशर जितना प्रोटोप्लाज्म बाहर प्रेशर लगा रहा है, वॉल उतना अंदर प्रेशर लगा रही है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन प्रेशर, उसको कहते हैं वॉल प्रेशर। लिखिए, सेल वॉल इज ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। सेल वॉल रिजिड भी है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। ऐसा नहीं है कि सीमेंट की दीवार की तरह सेल वॉल अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, वो सेल्यूलोज की बनी हुई है तो थोड़ी बहुत बाहर एक्सपांड हो सकती है। सेल वॉल इज ए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इट एक्सर्ट्स एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, equal in magnitude and opposite in direction pressure, opposite in direction pressure, opposite in direction pressure known as wall pressure, known as wall pressure। आप ऐसे लिख सकते हो, टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू माइनस वॉल प्रेशर एंड दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहां पे कोई नेगेटिव टाइप का प्रेशर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक चीज बताओ कि वॉल प्रेशर क्या काम आएगा। जैसे एनिमल सेल होती है, उस एनिमल सेल के बाहर वॉल नहीं है, तो जैसे जैसे एनिमल सेल के अंदर वाटर जाएगा, सेल की मेम्ब्रेन बाहर एक्सपांड होगी और एक्सपांड होते होते फट जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। तो प्लांट सेल वॉल क्या कर रही है, सेल को ब्रस्ट होने से बचा रही है। पहला पॉइंट लिखिए, वॉल प्रेशर प्रिवेंट्स द bursting of cell and limits the expansion, limits the expansion, expansion को लिमिट कर रही है, bursting of cell है उसको भी बचा रही है। नेक्स्ट,
रिडक्शन in wall pressure is required for the growth of cell. Reduction in the wall pressure is required for the growth of cell. वॉल प्रेशर यदि कम नहीं होगा तो सेल की जो ग्रोथ है वो भी नहीं होगी। अगर कमरे की दीवार सीमेंट की बनी है तो दीवार आगे नहीं खिसक सकती, कमरे की साइज नहीं बढ़ेगी। वॉल है वो रिजिड होनी चाहिए बट फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, वो होती है। नेक्स्ट लिखिए, इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इट मेंटेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर भी कौन मेंटेन करता है? यही मेंटेन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको लिखते हैं पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को ही कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही कहते हैं नेगेटिव सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी ये है तो तीनों बराबर, लेकिन याद रखें कि साई एस की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव टर्म्स में है, बट सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव टर्म में हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जैसे जैसे सॉल्यूट ऐड करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ माइनस हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं कि चल क्या रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किसे बोलेंगे। एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं। आप सब लोगों ने फनल देखी हुई है, फनल इस तरीके से होती है। ऐसे कोई कांच की फनल लेनी है, आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगी कांच की फनल। इस फनल के माउथ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध देनी है। ये फनल है और फनल के माउथ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बांध दी हमने, ठीक है, उल्टा कर दिया इसको, ये ऐसे। अब हमको क्या करना है, इस फनल के अंदर लेट सपोज कि यहां पर ये हमने सुक्रोज का सॉल्यूशन भर दिया, कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हमने भर दिया, ये सुक्रोज का सॉल्यूशन है, उल्टा कर दिया इसको और सुक्रोज सॉल्यूशन भर दिया यहां पे। अब हमने क्या किया, इस फनल को एक बीकर में रखा है ऐसे, और इस बीकर के अंदर मान लो अपन ने प्योर वाटर ले लिया। क्या ले लिया? प्योर वाटर। अभी आप सेटअप समझिएगा, सेटअप आपको समझ में आएगा तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हमने एक बीकर के अंदर बाहर है वो वाटर लिया है, लेट्स सपोज प्योर वाटर लिया है, तो वाटर की पोटेंशियल बाहर ज्यादा है। इस फनल के अंदर हमने लेट्स सपोज सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है, सुक्रोज सॉल्यूशन लिया है, ये लगा दी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस सेटअप को लगा के छोड़ दिया। एकदम शांति से सोचिए कि अभी क्या होने वाला है। जब हम इस सेटअप को थोड़ी देर लगाकर इस तरीके से छोड़ देते हैं तो हमको समझ में ये आता है कि थोड़ी ही देर में बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा थी, अंदर वाटर पोटेंशियल कम थी, तो ये जो वाटर का लेवल है अंदर बढ़ गया। ये वाटर का लेवल अंदर बढ़ गया। आप समझने की कोशिश करिएगा, अभी यहां से समझ में आएगा आपको। पहले वाटर का लेवल यहां पे था और अभी आप देखो वाटर का लेवल यहां पर आ गया।
इट मीन्स कि इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर जो है वो अंदर की तरफ गया है, ऑस्मोसिस हुई है, राइट? सही है ये चीज। जब हमने ये सेटअप किया तो इस सेटअप के अंदर ऑस्मोसिस हुई और पानी ऊपर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि फनल के अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन है, मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो यहां ज्यादा है, या हम यूं कहें कि यहां सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर प्योर वाटर है। अब अपन एक और सेटअप करते हैं, सेम टू सेम टाइप का सा सेटअप करेंगे, चीज समझ में आएगी अपने को। हमने क्या किया, एक फनल ली, सेम इस फनल में हमने सेम टू सेम तरीके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और यहां तक सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, सॉल्यूशन भर दिया। अब हमने इस फनल को वापस से रखा प्योर वाटर के अंदर, ऐसे प्योर वाटर, और ये सुक्रोज सॉल्यूशन है ये आपका। सुक्रोज सॉल्यूशन, क्लियर? अभी ना अपने को एक और अलग चीज करके देखनी है, और वो अलग चीज क्या है वो समझाता हूं। फनल की आप ये मोटाई देख रहे हो, आप इसका डायामीटर देख रहे हो, आपको फनल के डायामीटर के बराबर का एक पिस्टन लेना है और इस पिस्टन को यहां पे पैक कर देना है। आपको क्या करना है, फनल के डायामीटर के बराबर का एक पिस्टन लेना है और इस पिस्टन को यहां पे लगा देना है, ऐसे। क्लियर? ये पिस्टन लगा दिया। अब क्या होगा, यहां तो ऊपर कोई पिस्टन नहीं था, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं था, तो वाटर की एंट्री आसानी से हो गई। लेकिन इस सिस्टम को जरा समझने की कोशिश करो, यहां वाटर अंदर जाना तो चाहता है, लेकिन एक प्रेशर लग रहा है, एक प्रेशर, उस प्रेशर की वजह से वाटर अंदर नहीं जा पा रहा। इसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी कि सेल के अंदर वाटर की एंट्री रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर है, ये बाहर से लगा हुआ प्रेशर है एक, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऐसा प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चीज समझ में आई आपको? Osmotic pressure is any external pressure which is required just to stop the process of osmosis. आप एक चीज समझिए, इंजेक्शन होता है ना, सिरिंज होती है, उस सिरिंज से आगे से आप वो नीडल हटा लीजिए तो पीछे का जो पार्ट बचता है उसमें एक पिस्टन जैसा होता है जिसको अपन हाथ से दबाते हैं, उसके आगे को कट कर लीजिए, सिरिंज को कट करने के बाद वहां मेम्ब्रेन लगा दीजिए और अब अपने अंगूठे से उस पिस्टन को ऐसे पकड़ लीजिए, इस तरीके से पकड़ लीजिए, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे जब हम इसको पकड़ के रखेंगे तो अंदर से वाटर अंदर आ नहीं पाएगा, अंदर, बाहर से वाटर अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऊपर से हमने क्या लगाया है, प्रेशर लगाया है। दैट प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस पिस्टन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से हमको यह बात तो समझ में आ गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहेंगे किसको, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर और किस किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। लिखिए आप पहला पॉइंट, एनी एक्सटर्नल प्रेशर, एनी एक्सटर्नल प्रेशर which is required just to stop the process of osmosis. Any external pressure which is required just to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure. तो आपको ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। मान लो एक सेल है, ठीक है, और आपने सेल को वाटर में रखा,
ऐसे करके। और लेट्स सपोज कि ये वाटर है वो हाइपोटोनिक है, अभी यहां वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक, तो क्या होगा, यहां से वाटर अंदर जाएगा, जा रहा है वाटर। एक काम करते हैं, बाहर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, बाहर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा 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 बढ़ा, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बाहर बढ़ा। एक कंडीशन यही आई कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पहले बाहर सॉल्यूट कम था, इसलिए बाहर वाटर ज्यादा था और वाटर अंदर जा रहा था। हमने बाहर सॉल्यूट बढ़ाया, फ्री वाटर कम हुआ, वाटर अंदर जाना बंद हो गया। इसी को तो ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो ओस्मोसिस को रोकता है। तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यदि बाहर बढ़ने लगेगी तो भी ओस्मोसिस रुक जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, ओस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन भी होती है। एक और चीज समझाते, लेट सपोज सिंपल एक सेल है और इस सेल के अंदर वाटर जा रहा है, एक सिस्टम के अंदर आपने हीट देना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट हो जाएगी तो अंदर का सॉल्यूशन बाहर निकलने लगेगा, बाहर का अंदर जाने लगेगा, ऑस्मोसिस खराब हो जाएगी। इसको भी बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो अब हम इससे फाइनली क्या निकाल सकते हैं, OP इक्वल्स टू CST। एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, OP इक्वल्स टू CST। यहां पर C क्या है बता देता हूं मैं, ये हमारा फॉर्मूला बना, OP इक्वल्स टू CST। यहां पर C है कॉन्सेंट्रेशन, S है सॉल्यूशन कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट प्रेशर, और सॉरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हुआ हमारे पास में इसके बारे में। अब छोटी मोटी कुछ और बातें करते हैं। हमने कहा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। एक बात बताओ, यदि मैं प्योर वाटर लूं, प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होगा, ओपी। प्योर वाटर यानी ऐसा वाटर जिसमें ओनली H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर तो कभी भी ऑस्मोसिस रोकेगा नहीं, उल्टा ये तो चाहेगा ऑस्मोसिस हो जाए। इस वाटर के अंदर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो हमारा जो फॉर्मूला है CST, इसमें C की वैल्यू 0 रखो, S इंटू टी करो, OP क्या आया 0। सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 0। लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑफ प्योर वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर is always 0 because solute concentration is 0, solute concentration is 0 and pure water never stops osmosis, never stops osmosis। बस ये हो गया हमारे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, शॉर्ट में बोलेंगे डीपीडी, और इसी को बोलते हैं सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स, तो ये है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी, सक्शन फोर्स। क्या होता है बात करते हैं। पहले कुछ एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिख लीजिए। द टर्म डीपीडी was coined by B.S. Mayer. The term DPD was coined by B.S. Mayer in 1938. Originally, DPD was described by Renner in 1915. In 1915. ये हो गया अपने पास में डीपीडी के बारे में एक छोटी सी चीज। अब हम डीपीडी समझे उससे पहले ये समझो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। आप ये बताओ डिफ्यूजन क्या होता है। कोई आपसे पूछे कि डिफ्यूजन क्या होता है तो आप सिंपली उसको क्या बोलोगे, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें प्रेशर ऐड कर दो, डिफ्यूजन का प्रेशर, यानी आप उसे यह कह सकते हो कि कोई मॉलिक्यूल कितने स्पीड से मूव करता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब आप चाहो तो एक बार अपने समझने के लिए ले सकते हो मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में ही होगी, बट उसकी स्पीड क्या है, दैट स्पीड इज नोन एज प्रेशर। लेकिन ये प्रेशर जनरेट कैसे होगा, ये प्रेशर जनरेट होता है जनरेटेड बाय कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं एकदम समझने के हिसाब से बच्चों की तरह। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर 10,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 0 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब सोचो कि 10,000 वाटर मॉलिक्यूल्स कितनी फास्ट स्पीड के साथ मूव करेंगे। इधर ग्रेडियंट खतरनाक है। इधर मान लीजिए 10,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी देखो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। इधर 10,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 1,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी स्पीड और कम हो जाएगी। इधर 10,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इधर लेट्स सपोज 9,000 वाटर के मॉलिक्यूल्स है, स्पीड और कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं स्पीड कम हो रही है ना। ये जो स्पीड कम हो रही है दैट इज नोन एज डेफिसिट। इस कम होती हुई स्पीड को डेफिसिट कहते हैं। डिफ्यूजन का जो प्रेशर है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पे डिपेंड करता है। एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दूसरे साइड में कितनी है, उस डिफरेंस से पता चलेगा कि कितनी तेजी से मूवमेंट होगी। ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी। कम डिफरेंस है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, कोई मूवमेंट नहीं होगी, या जितनी मूवमेंट इधर होगी उतनी इधर होगी। तो डिफ्यूजन का प्रेशर क्या है, द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और उस स्पीड में कमी आ जाए तो उस कमी को हम क्या कहते हैं, डेफिसिट कहते हैं। कमी का मतलब डेफिसिट होता है।
अब मैं आपको दूसरे तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर इधर है प्योर वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर, और इधर मान लीजिए सॉल्यूशन है और एक एक्स कॉन्सेंट्रेशन है, एक्स कॉन्सेंट्रेशन, इसको बदलना नहीं है। प्योर वाटर लिया, जैसे ही प्योर वाटर लिया इधर की साइड में मैक्सिमम स्पीड के साथ मूवमेंट होगी, क्योंकि प्योर वाटर से प्योर तो कुछ नहीं है। अब हमने क्या किया, यहां पर प्योर वाटर के अंदर कुछ सॉल्यूशन ऐड किया, 10% सॉल्यूशन प्लस 90% वाटर, ये बना दिया। तो क्या स्पीड अभी भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी? नहीं ना, क्योंकि ये जो 10% सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कुछ तो वाटर को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल तो नहीं जा पाएंगे ना उधर, स्पीड कम हो गई। अगर आपने यहां पे 30% सॉल्यूट कर दिया, 70% वाटर कर दिया, तो ये 30% सॉल्यूट और वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ पकड़ लेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल और कम फ्री हो जाएंगे। इट मींस जैसे जैसे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, फ्री H2O कम होते हैं। अच्छा, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोला था ना अपन ने, तो जैसे जैसे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। जैसे जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस को रोकने का काम करता है, तो डिफ्यूजन कम हो जाएगा ना, डिफ्यूजन कम हो जाता है। डिफ्यूजन कम हो रहा है तो डिफ्यूजन में जो डेफिसिट है वो बढ़ गई ना, इसका मतलब डीपीडी बढ़ जाती है। वापस से समझाता हूं आपको एक और तरीके से, अगर समझ में आए तो। सिंपल है चीजें वैसे, देखो 100% H2O मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, 100, एक तरफ 100% H2 है, दूसरी तरफ एक सॉल्यूशन है एक्स कॉन्सेंट्रेशन का, तो 100% स्पीड के साथ में और मैक्सिमम स्पीड के साथ में मूवमेंट हो रही है। 90% H2O, 10% स्पीड डिक्रीज हो गई। मान लो 80% H2O लिया, 20% स्पीड डिक्रीज हो गई। मान लो 70% H2O लिया, 30% स्पीड डिक्रीज हो गई। मान लो 60% H2O लिया, 40% स्पीड डिक्रीज हो गई। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 10% सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे स्पीड देखो कम हो रही है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में सॉल्यूट बढ़ रहा है और स्पीड कम हो रही है। स्पीड तो कम हो रही है लेकिन स्पीड में कमी बढ़ रही है। स्पीड में कमी, यहां 10% की कमी थी, यहां 20% की कमी है, यहां 30% की कमी है, यहां 40% की कमी है। 10, 20, 30, 40 बढ़ गई ना, कमी बढ़ गई। तो जैसे जैसे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, डिफ्यूजन के प्रेशर में डेफिसिट भी बढ़ती है, कमी बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं डीपीडी। अब मैं आपको लिखवा देता हूं, सारी चीजें लिखो। डीपीडी इज द रिडक्शन, DPD is the reduction in the diffusion pressure, of water
of water in solution or cell over its pure form due to presence of solute in it, नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं आपको समझा दूंगा, लिख लो खाली। डीपीडी ऑफ प्योर वाटर under atmospheric pressure is maximum, that is 1245.69 atmosphere. 1245.69 atmosphere. DPD of pure water under atmospheric pressure is maximum, that is 1245.69. एक और लाइन लिखिए। For pure water, DPD and DP are equal. DPD and DP are equal. प्योर वाटर की DPD और DP दोनों इक्वल होती है। अभी अपन बात करेंगे, सब समझ में आ जाएगा, मैं फॉर्मूला से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, DPD of a solution equals to its osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ही सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होता है। जितनी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी डीपीडी कम होगी, मतलब उतनी डिफ्यूजन प्रेशर कम होगी, डीपीडी उतनी बढ़ेगी। तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन और डीपीडी इक्वल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डीपीडी इक्वल्स टू डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। ये क्या है? यह है कंपैरिजन करने का तरीका। आपसे कोई ये कहे कि हमने एक नई बाइक खरीदी, एकदम नई बाइक है, तो उस नई बाइक का माइलेज कितना है? तो एकदम नई बाइक है, वो मैक्सिमम माइलेज देगी आपको। देन वही बाइक 10 साल पुरानी हो जाती है, माइलेज कम हो जाता है। तो आप माइलेज किससे कंपेयर करोगे? सबसे लेटेस्ट, सबसे न्यू से करोगे ना, कि भाई मैक्सिमम तो उसी का था, मैक्सिमम के साथ कंपेयर करो कि कितनी कमी हुई है। तो हमको जब कभी भी डिफ्यूजन के प्रेशर की स्पीड की बात करनी होती है, प्रेशर की बात करनी होती है, तो हम प्योर वाटर से कंपैरिजन करते हैं। प्योर वाटर है, अगर वो होता तो कितनी तेजी से भागता, और ये सॉल्यूशन वाला वाटर है, वो है तो कितनी तेजी से भाग रहा है, तो उससे डिफरेंस निकल के आएगा, उसको डीपीडी बोलते हैं। नेक्स्ट ऐसे लिख लीजिए, डीपीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। सॉल्यूट ही तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों के दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, एक लाइन लिखो, प्योर वाटर हैज maximum diffusion pressure whenever any solute is added, its diffusion pressure decreases, The difference between diffusion pressure of pure water and solution water is known as DPD. अब DPD का एक फॉर्मूला होता है, DPD इक्वल्स टू OP माइनस TP। ये फॉर्मूला याद रखो तो आपको कई सारी चीजें इसमें समझ में आएगी।
मान लीजिए मैं ये कहूं कि हमारे पास में दो सेल हैं, ऐसे करके दो सेल हैं, ठीक है। इधर वाली सेल में वाटर ज्यादा है और इधर वाली सेल में वाटर कम है। इधर वाली सेल में सॉल्यूट कम है, इधर वाली सेल में सॉल्यूट ज्यादा है। क्लियर? आपसे कोई पूछे बताओ कि भाई मूवमेंट किधर होगी, आप आसानी से कहोगे इधर मूवमेंट होगी, हाई वाटर टू लो वाटर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये चीज समझी थी, ये कॉन्सेप्ट, जिधर सॉल्यूट ज्यादा होता है उधर डीपीडी ज्यादा होती है। तो जब हम बात कर रहे हैं इस सिस्टम की, इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो डिफ्यूजन का प्रेशर इस डायरेक्शन में कम होगा, डीपीडी यहां पे ज्यादा होगी। और इधर सॉल्यूट कम है तो डीपीडी भी कम होगी। आपने कहा कि वाटर की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो यहां से एक और रिलेशन निकलेगा कि वाटर की मूवमेंट किधर होती है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। वाटर की मूवमेंट लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होती है। लो डीपीडी होगी इसका मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है तो वाटर ज्यादा है। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है ना अपना। जब कभी भी आपको ओपी और टीपी दिया गया हो तो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए आप। जैसे वापस समझाता हूं आपको मैं, एक सिस्टम है, ठीक है, और ये सिस्टम में आपसे कहा गया कि इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 12 बार है और इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 15 बार है। इस सेल का टर्गर प्रेशर 6 बार है और इस सेल का टर्गर प्रेशर है वो 10 बार है। अब बताओ कि किधर से किधर मूवमेंट होगी। जब आपको दोनों चीजें दे रखी हो तो डीपीडी कैलकुलेट करो। डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। तो यहां पे डीपीडी 6 है, यहां डीपीडी 5 है, मूवमेंट किधर होगी, इस डायरेक्शन के अंदर। सो वाटर मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी। आपको एक और चीज बताऊं कि ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों बराबर होते हैं लेकिन साइन माइनस में होता है। ये बोला था ना मैंने बात, ये याद रखना, ये काम आने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि यहां पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है कि यहां सॉल्यूट पोटेंशियल -15 बार है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि सॉल्यूट पोटेंशियल -15 बार है तो इसका मतलब यदि सॉल्यूट पोटेंशियल -15 बार है तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर +15 बार है। एक ही चीज है, डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको कुछ सिंपल केस लेकर के चीजें समझाता हूं। केस 1, हमारे पास एक बीकर है, बीकर, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने प्योर वाटर लिया, ध्यान से समझना एक बार, प्योर वाटर। एक तो ये सेल नहीं है, बीकर है, और इसके अंदर भी प्योर वाटर है, प्योर वाटर। चलो बात करते हैं इसमें कि इसमें डीपीडी कितनी होगी। डीपीडी का फॉर्मूला है ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। एक तो ये प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर 0। क्लियर? दूसरा, यहां पर जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर पोटेंशियल, जो वाटर लगाता है या एक्सपांडिंग प्रोटोप्लाज्म लगाता है सेल के ऊपर। तो सेल तो यहां पे है नहीं, सेल यहां पे है नहीं, तो ये क्या आया, टीपी 0। इसका मतलब इस केस में तो डीपीडी क्या हो गई, 0 हो गई, डीपीडी 0। तो यहां पे क्या लग रहा है, यहां लग रहा है केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हमने लिखी थी 1245.69 एटमॉस्फेयर। क्लियर है ये चीज? अब और बात करते हैं अपन।
मान लीजिए कि ये बीकर है और इस बीकर के अंदर इस बार हमने सॉल्यूशन ले लिया, दिस टाइम दिस इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो देखो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी तो होगा ही होगा, फॉर्मूला है बेसिक सा। अभी ये बीकर है इसलिए बीकर में टीपी तो है वो जीरो है, बट ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो नहीं है ना, कुछ तो है, इसलिए डीपीडी इक्वल्स टू ओपी, बस ये रह गया। दिस टाइम ओपी इज नॉट जीरो बिकॉज देयर इज ए सॉल्यूशन इन द बीकर, और बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट है, तो आप ओपी जीरो नहीं ले सकते। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, बीकर की। अब अपन बात करते हैं सेल की। पहली बात तो यह है कि भाई सेल के अंदर प्योर वाटर तो हो नहीं सकता, राइट, और अगर हम फालतू में बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। सेल में प्योर वाटर नहीं होता, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स हैं, दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो प्योर वाटर कभी नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल ना तो फ्लैसिड है ना ये टर्जिड है। नॉर्मल सेल के अंदर इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपनी जगह पे है, ना तो इधर है ना इधर है, अपनी जगह पे है। अब इस सेल में डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी करते हैं, क्योंकि ये सेल एक लिविंग सेल है तो इसके अंदर ओपी ये तो जीरो नहीं हो सकता, सॉल्यूशन है ना ये सेल के अंदर, लेकिन ये सेल नॉर्मल सेल है तो इसमें टर्गर प्रेशर जीरो है, मेम्ब्रेन ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, इसलिए टर्गर प्रेशर जीरो है। इन दैट केस डीपीडी कितना आया, ओनली ओपी। नॉर्मल सेल का डीपीडी जो होता है वो ओपी के बराबर होता है। नेक्स्ट और बात करते हैं अपन दूसरा केस। एक सेल जो है वो फुल्ली टर्जिड सेल है, फुल्ली टर्जिड। फुल्ली टर्जिड सेल का मतलब यह हुआ कि भाई ये सेल जितना ज्यादा एक्सपांड कर सकती थी उतना ज्यादा इसकी मेम्ब्रेन है वो जितना प्रेशर लगा सकती थी उतना लगा रही है। अब इसकी डीपीडी समझो, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। इसके अंदर क्योंकि ये सेल है तो सेल के लिए ओपी को तो आप कभी भी जीरो मत करना। यहां पर टर्गर प्रेशर लग रहा है ना, ये सेल बाहर की तरफ एक्सपांड हो रही है, तो यहां टर्गर प्रेशर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव में है। टर्गर प्रेशर पॉजिटिव में है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस पॉजिटिव टीपी, कुछ ना कुछ पॉजिटिव टीपी है, तो ये फॉर्मूला क्या रह गया, ऐसा का ऐसा ही रह गया। जो फॉर्मूला है ऐसा का ऐसा हमारा फॉर्मूला रह गया। क्लियर है ये? देन नेक्स्ट, अब हम एक और चीज समझते हैं फुल्ली टर्जिड सेल में। ये सेल फुल्ली टर्जिड सेल है, इस सेल के अंदर टर्गर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर भी है। वॉल प्रेशर wants to stop osmosis। वॉल प्रेशर धक्का लगा रहा ना अंदर की तरफ कि भाई पानी और नहीं आना चाहिए, जो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकना चाहे उसको तो ओपी बोलते हैं। इसी इक्वेशन को यदि हम आगे ऐसे लेके जाएं कि यहां पर ओपी इज वॉल प्रेशर and wall pressure equals to turgor pressure and both pressure are equal in magnitude, so it becomes zero. dpd hence becomes zero। fully turgid cell की dpd जीरो होती है। क्लियर? एक और चीज समझते हैं, अगर ये सेल फुल्ली फ्लैसिड है, फुल्ली
फ्लैसिड। फुल्ली फ्लैसिड सेल का मतलब, फुल्ली फ्लैसिड सेल का मतलब हो गया कि ये ऐसी दिख रही है आपको, ऐसी ऐसी। जब कभी भी इस डायरेक्शन के अंदर मेम्ब्रेन जाती है तो मैंने आपको बताया था टर्गर प्रेशर वो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, इसमें से वाटर निकल गया, सॉल्यूट तो अभी भी यहीं पे है। अगर हम इस सेल के लिए डीपीडी को कैलकुलेट करें, ओपी माइनस टीपी करें, तो देखो यहां पर ओपी तो 0 कभी होगा नहीं, लेकिन इस केस में टर्गर प्रेशर है वो भी नेगेटिव है, उसकी वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है ना। तो यहां पर क्या होगा कि डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, नेगेटिव टर्गर प्रेशर। तो इस केस में ओपी प्लस टीपी हो जाएगा, यानी टर्गर प्रेशर भी नेगेटिव टर्म में है, उल्टा ये भी डीपीडी को और बढ़ा रहा है। सो ये है हमारे पास में सिंपल कुछ केसेस के बारे में कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये डीपीडी का हमारे पास फॉर्मूला। अब आप लोगों के लिए एक सिंपल सी मैं आपको टास्क दे रहा हूं। एक क्या टास्क है आप मेरे को बताना। मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि वाटर की मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, वाटर की मूवमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। इधर है साइड ए और इधर है साइड बी, साइड बी, साइड ए साइड बी। मैं यहां वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसी रखूं, फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए है, हाई और लो। और इधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी रखूं, हाई और लो, ठीक है। वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई लो हाई लो। तो आपको क्या करना है, आपको ओनली हाई लो भरना है। आपको मैंने बता दिया डायरेक्शन ए टू बी जाएगा, तो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। जिधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस डायरेक्शन में वाटर का पोटेंशियल कैसा होगा, इस डायरेक्शन में वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, भरना आपको हाई लो। जिस डायरेक्शन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस डायरेक्शन में प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, और इस डायरेक्शन में प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा। जिस डायरेक्शन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस डायरेक्शन में टर्गर प्रेशर कैसा होगा, और इस डायरेक्शन में टर्गर प्रेशर कैसा होगा। साइड ए में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो साइड ए में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी, और इधर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी। जिस डायरेक्शन के अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस डायरेक्शन के अंदर सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा, और इधर सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा। जिस डायरेक्शन के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस डायरेक्शन के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, और इस डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा। और फिर इस डायरेक्शन में डीपीडी क्या होगी और इस डायरेक्शन में डीपीडी क्या होगी। अगर आप वास्तव में प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप इन सभी सवालों के जवाब दीजिएगा कमेंट के अंदर। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वापस से इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।